हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये टीडीएस से है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, स्टार्ट टू एंड आप इस पे कैसे काम करेंगे, ये पूरा लॉ के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और अगर आप टैली अकाउंट से टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी बाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से सिंपल वे में जा करके हमारे वेबसाइट को विजिट करके आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो टीडीएस, जिसका कि फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इसके फुल फॉर्म के ऊपर गौर करेंगे तो टी का मतलब टैक्स है और डी का माने होता है डिडक्टेड, यानी कि डिडक्ट से बना है डिडक्टेड, जिसे कि हम लोग कहते हैं डिडक्शन, यानी कि काटना। ठीक है। और एट सोर्स का माने मतलब होता है उत्पत्ति पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उत्पत्ति पे ही आपको टीडीएस को काट लेना है। उत्पत्ति के माने क्या, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई देखो, अगर कोई टीडीएस चार्ट के मुताबिक या इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन या कंपनी किसी को पेमेंट करता है तो पेमेंट करने से पहले ही उसका टीडीएस काट लेना है। क्या, पेमेंट करने से पहले। तो इससे यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि भाई देखो, हम तो हर जगह अपने एम्प्लॉय को बैठा नहीं सकते, तो सरकार क्या लेके आती है, कानून लेकर के आती है। तो उस कानून के मुताबिक के कोई भी ऐसा पर्सन जो कि टीडीएस चार्ट, याद रखिएगा अभी हम लोग आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे कि टीडीएस चार्ट क्या होता है और इनकम टैक्स का स्लैब क्या होता है। राइट है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया, अगर आप इसमें फॉल कर जाते हो, टच कर जाते हो, थ्रेशोल्ड को, लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, तो पेमेंट करने से पहले उस पर्सन का आपको टीडीएस काट लेना है। तो इससे क्या पता चला कि हमने पेमेंट करने से पहले ही उसका टीडीएस काट लिया। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जो होता है ना भाई, वो दो तरीके से काम करता है। अगर आपको टीडीएस के फील्ड में आना है, इस पर हर तरह का काम सीखना है, तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। जैसे कि पहले क्या है, टीडीएस फॉर एम्प्लॉई, यानी कि टीडीएस का जो पहला जो पार्ट है वो फॉर एम्प्लॉय के लिए है, जिसे कि आप लोग दूसरे लैंग्वेज में टीडीएस फॉर सैलरी भी बोल सकते हैं। राइट है। और जो सेकंड वाला जो होता है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय, यानी कि हम इसे दूसरे लैंग्वेज में टीडीएस फॉर नॉन सैलरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, इसका क्या माने, गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो भैया, अगर आप अपने एम्प्लॉय को पैसा देते हो, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई किसी से काम नहीं कराता ना भाई। हम जब किसी एम्प्लॉय से काम लेंगे तो हम उसको पेमेंट तो करेंगे। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, इनकम टैक्स के स्लैब में आपको पता है कि ओल्ड रिजिम भी चल रहा है, न्यू रिजिम भी चल रहा है। अब अगर हम ओल्ड रिजिम को ही अगर हम पकड़ के चले तो आपको पता है कि 5 लाख तक हम किसी का टैक्स नहीं काट सकते। लेकिन मेरा हर कोई स्टाफ 5 लाख के अंदर ही नहीं आता। बहुत सारे ऐसे भी स्टाफ हैं जो कि 5 लाख से ज़्यादा सैलरी वो अर्न करते हैं। तब गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया हम आपको जो इनकम टैक्स का स्लैब दिए ना, नियम कानून को पढ़ो और उसके मुताबिक अपने स्टाफ का सैलरी के ऊपर टीडीएस काटो। यानी जब तक काटोगे नहीं, आप उसको सैलरी दोगे नहीं। तो क्या पता चला कि हाँ भाई, हमें अपने एम्प्लॉय का पेमेंट करने से पहले ही उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। तो वही बात हो गया ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले काटना है, उसके बाद सैलरी का पेमेंट करना है। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा क्या है भाई, नॉन एम्प्लॉय, यानी कि नॉन सैलरी। मेरा स्टाफ नहीं है ये। हम लोग बहुत सारा काम जो लेते हैं ना, वो आउटसोर्सिंग कंपनी से लेते हैं। राइट, दूसरे कंपनी से लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से नियम बनाया। क्या नियम बनाया, हमें क्या दिया है, टीडीएस का चार्ट। क्या दिया है, टीडीएस का चार्ट, जो कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा, उसमें आपका अलग अलग तरह का सेक्शन होता है, उसका अलग अलग तरह का नेचर है, उसका सेक्शन है। अब अगर उसके मुताबिक अगर हम किसी से उस तरह का सर्विस अगर रिसीव करते हैं या गुड्स को परचेज करते हैं, तो याद रखिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करने से पहले ही
हमें उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। इन शॉर्ट तो यहाँ पर क्या निकलता है कि हाँ भाई टीडीएस पे काम करना है तो इस दोनों के ऊपर हमें महारत हासिल होना चाहिए, यानी टीडीएस फॉर एम्प्लॉय और टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब जैसे कि क्या है भाई, जीएसटी पे हम लोग काम करते हैं तो आपको पता है कि उसके लिए जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है, राइट। चाहे आप कंपोजिशन लो या फिर आप उसमें नॉर्मल स्कीम का नंबर लो, राइट है। तो भैया ऐसा है ना कि टीडीएस पे काम करने के लिए भी आपके पास टैन नंबर का होना जरूरी है, बिना इसके आप काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये सब के लिए लेना कंपलसरी है ना। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए टैन का जो फुल फॉर्म होता है टैक्स असेसमेंट नंबर, जिसको हम लोग टैक्स डिडक्शन नंबर भी कहते हैं, आप जैसा भी कहें दोनों का दोनों सही है। एलिजिबिलिटी फॉर टैन, अब ये किसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। देखिए जो भी बाय डिफॉल्ट जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है उसके लिए तो ये टैन नंबर कंपलसरी है। बात है इंडिविजुअल के लिए। अब इंडिविजुअल को ये देखना होता है भाई हम लें या ना लें, कि कोई भी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट और फिर अंडरटेक गवर्नमेंट, जो के टीडीएस चार्ट के अनुसार और इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार पेमेंट करती है। अगर आप इंडिविजुअल भी हो तो भी आपको टैन नंबर लेना पड़ सकता है। जो कंपनी होती है वो बाय डिफॉल्ट टैन नंबर लेती है। अब जैसे कि भैया हमें टैन नंबर लेना है तो टैन नंबर कैसे मिलेगा, इसके लिए एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म का नाम है 49B। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि भाई हमें जो टैन नंबर जो अलॉट होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा। यहाँ पर देखिए 10 डिजिट का इसका फॉर्मेट होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैन कार्ड का नंबर भी 10 डिजिट का ही होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर इंटरव्यू में बोर्ड पर लिख दिया जाए बताओ इसमें से कौन सा टैन नंबर है कौन सा पैन नंबर है, अब इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर हम इसका आंसर ना कर सके तो इसका माने हमें बैक टू पवेलियन जाना पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको बस छोटा सा यहाँ पर मैं ध्यान यहाँ पर आकर्षित कराऊंगा कि भैया ABCD यानी कि पहला जो 4 जो डिजिट होता है वो आपका अल्फाबेट का लेटर होता है, राइट, ये 10 का मामला। और इसके बाद जो 5 नंबर जो होता है वो जो लेटर है वो आपका नंबर्स में होता है और लास्ट का एक लेटर अल्फाबेट का होता है। तो टोटल नंबर कितना हो गया 10। लेकिन पैन कार्ड में क्या होता है ना, पहला जो होता है वो 5 अल्फाबेट का लेटर होता है और 4 नंबर्स का लेटर होता है, लास्ट में एक डिजिट जो होता है वो अल्फाबेट का होता है। बस यही फर्क है। तो आपको ये पहचानने में भी गलती नहीं करना है कि भाई ये पैन है या टैन है। ऑफ कोर्स अगर इस तरह का फॉर्मेट होगा वो आपका टैन का फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको टीडीएस के ऊपर काम करना है तो फॉर सैलरी और फॉर नॉन सैलरी, तो सैलरी के लिए हमें इनकम टैक्स का स्लैब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन सैलरी के लिए टीडीएस का चार्ट भी जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स का स्लैब जो लिया है वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से लिया है, राइट है। अब इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। अप टू 2.5 लाख हमें किसी भी तरह का टैक्स यानी कि उसका डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंपनी वाले हैं, हम एम्प्लॉयर हैं, तो अपने एम्प्लॉय का हम सैलरी देखेंगे ना कि उसका जो टैक्सेबल इनकम आ रहा लेस होने के बाद वो कितना आ रहा। अगर 2.5 लाख तक है तो इसका किसी भी तरह का टीडीएस का डिडक्शन हम नहीं करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब का जो दूसरा पड़ाव है 2.5 लाख से 5 लाख के अगर बीच का होगा तो इसके डिफरेंस का हम 5% उसका टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, राइट है। और तीसरा स्लैब क्या बोलता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच का होगा तो हम उसका 20% का टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। और फोर्थ क्या है, अबव 10 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर किसी एम्प्लॉई का पगार चला जाता है तो याद रखिए उसका डिडक्शन कितना होगा, 30%। अब देखिए ये जो स्लैब जो बात जो कर रहा है ना वो टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा है, यानी कि टैक्सेबल सैलरी यानी कि नेट सैलरी। ग्रॉस किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से अगर आप चलते हो तो 80C से लेकर के 80U तक का रिबेट मिलता है, प्लस उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन मिलता है,
राइट ना। तो वो सब लेस करने के बाद जो फाइनली किसी भी एम्प्लॉय का जो नेट सैलरी आएगा वही कहलाएगा उसका टैक्सेबल इनकम। तो ये बात जो करता है ना टैक्सेबल इनकम की बात करता है। अगर इसके बावजूद भी किसी का जो टैक्सेबल जो सैलरी है अगर वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो उसका हम 5 भी काटेंगे, 20 भी काटेंगे और 30 भी काटेंगे। इसका ये पूरा कैलकुलेशन होता है, राइट है। तो देखिए इतना होने के बाद ही काम नहीं चलेगा रे बाबा। अब क्या है इसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होता है, ये कंपलसरी है। कितना परसेंट है भाई? तो 4% है। तो जितना भी इसका जो निकलेगा उसका 4% हम क्या करेंगे, टीडीएस का निकाल करके हम टोटल उसमें जोड़ देंगे, यानी टोटल उसका डिडक्शन जो होगा और बाकी अप टू 5 लाख अगर रहता है तो 87A के अंतर्गत उसको 100% का इनकम टैक्स पे छूट मिल जाता है, राइट है। अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये मिसाल दिया कि देखो भाई अगर आपको अपने एम्प्लॉय का टीडीएस का डिडक्शन करना है तो ये स्लैब को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया, ओल्ड रिजिम का। और ओल्ड रिजिम के साथ साथ आपको पता है कि 80C से लेकर के 80U तक का जो डिडक्शंस होता है उसे भी आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही सही अपने एम्प्लॉय का टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं, राइट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब इसी का जो दूसरा पड़ाव था टीडीएस चार्ट। और टीडीएस चार्ट भाई किसके लिए है? फॉर नॉन सैलरी। अब इसका टीडीएस का चार्ट का फॉर्मेट कैसा होता है? तो ऐसा होता है। यहाँ पर पहला होगा सेक्शन। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, जबकि टीडीएस का चार्ट तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। मैंने बना रखा है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पे जाओगे तो टीडीएस से संबंधित आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी वहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप पूरा डिटेल में अगर आप ये सारा कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो टीडीएस का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन का मामला हो, इट मीन्स कि आप अगर इस फील्ड में प्रोफेशनल के तौर पे आप बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। तो टीडीएस का चार्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। पहला आपका सेक्शन होता है, नेचर ऑफ पेमेंट होता है, यहाँ पे लिमिट रहता है, और यहाँ पर इंडिविजुअल और अदर, और यहाँ पर अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका 20% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 194I है, ये सेक्शन है, राइट। और नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्या बोलता है? रेंट है। रेंट के अगेंस्ट में है, लेकिन किसका? लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स, राइट है। अब अगर हमने किसी से रेंट का सर्विस से बाई किया है, उसका पूरे साल का पेमेंट 2,40,000 को टच कर गया या उसके ऊपर का चला गया, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे ना, जब जब भी हम उसका पेमेंट करेंगे उसका 10% टीडीएस काट लेंगे। अगर सामने वाला इंडिविजुअल है तो भी 10% और उसके अलावा है तो भी 10%। तो ये एक सेक्शन की बात हुई। इसी तरीके से आपका 94C होता है, 94J होता है, 94H होता है। तो सब का नेचर ऑफ पेमेंट अलग अलग है, तो उसका लिमिट भी अलग अलग है, राइट है ना। तो टीडीएस का चार्ट को आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे का जो काम होता है कि हमें अगर कोई बिल रिसीव होता है तो इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर एंड इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी इसका क्या एंट्री हम लोग लेंगे। अब सामने में आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई एक का बिल आया है ऑफिस रेंट, मेरा 40,000 है और सामने वाला रजिस्टर्ड है, उसने जीएसटी लगा करके 47.2 का बिल रेज किया है। तो हम डिडक्टर है ना, हम सर्विस को रिसीव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका अपने बुक में एंट्री करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल जो कि टीडीएस कटना है वो हम काट करके अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। देखिए तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, जिस डेट को हम बिल को रिसीव करेंगे, राइट। ऑफिस रेंट आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस है। एस जीएसटी सी जीएसटी हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम इसका क्या लेने वाले हैं, आईटीसी लेने वाले हैं। और क्रेडिट हमारा लैंडलॉर्ड हो जाएगा। ये हमने क्या किया, अभी ड्यू एंट्री दिखाया है, अभी तक हमने इसका टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया है, राइट। लेकिन हम कंपाउंड एंट्री में भी टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं, जो कि टैली प्राइम में ये फीचर्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी का रिवर्स एंट्री करेंगे टीडीएस का डिडक्शन करते समय। तो किस तारीख को टीडीएस काटना है, याद रखिएगा सेम डेट को हमें टीडीएस काट लेना है, राइट, सेम डेट में। तो हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे 40,000 से और टीडीएस ऑन रेंट को क्रेडिट कर देंगे। और टीडीएस का जो डिडक्शन होगा वो कौन से, रेंट के ऊपर।
कभी भी टैक्स के ऊपर हमारा टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो हमारा 40,000 है और इसका जो रूल है वो 10% है, तो 10% हम इसका टीडीएस का डिडक्शन कर लेंगे। जब करेंगे तब अपने बुक्स में ये एंट्री करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये पैसा हमारा तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो जब इसका ड्यू डेट आएगा हम क्या करेंगे ना, हम इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे, जब पेमेंट करेंगे तो हम पर लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगा। टीडीएस ऑन रेंट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को ऑफ कोर्स हम क्रेडिट करेंगे, राइट है। तो ये हुआ पेमेंट का एंट्री। अब लास्ट बचता है कि हाँ भाई, ये जो मेरा लैंडलॉर्ड है हम उसको पैसा भी देंगे ऑफ कोर्स, जो कि उसका रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। तो जब हम इसको पेमेंट करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, राइट है। तो डिडक्टर के बुक्स में ये एंट्री होने वाला है। अब हम तेजी से ये देख लेते हैं कि जो डिडक्टी है जिसने ये बिल रेज करके दिया है उसके यहाँ क्या एंट्री होने वाला है, राइट है। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सेल की एंट्री मारेगा ना, क्योंकि वो उसके लिए इनकम है। तो वहां पर वो क्या करेगा ना, डिडक्टर को वो डेबिट कर देगा 47.2 से, और टू रेंट रिसीव्ड, क्योंकि इसके लिए इनकम है, ये सीआर में हो जाएगा, और टू एसजीएसटी और सीजीएसटी। मैंने यहाँ पर आउटपुट और इनपुट वर्ड का यूज नहीं किया है। एसजीएसटी सीजीएसटी को मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया, इसका माने ये हम पर लायबिलिटी ही हो गया, राइट है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री को लेगा, राइट है। अब आपको पता है कि भैया इसके पास जो पेमेंट आने वाला है वो कट के आने वाला है, राइट है ना। जब कट के आएगा तो वो टीडीएस को कहाँ दिखाएगा, ऑफ कोर्स वो उसे करंट एसेट्स में दिखाएगा, क्योंकि इसके लिए टीडीएस क्या है ना, वो एसेट है, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, जितना पैसा बैंक के थ्रू आया 43.2 वो डेबिट हो जाएगा, और टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स तो 4,000 ये भी डेबिट हो जाएगा, और टू डिडक्टर, तो यहाँ पर देखिए डिडक्टर का अकाउंट क्लोज हो गया, 47 से डेबिट हुआ और यहाँ 47 से क्रेडिट हो गया। इसका माने इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी भी डिडक्टर का अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने बुक्स में एंट्री लेनी है, क्योंकि कभी कभी आप डिडक्टर होगे तो कहीं कहीं आप डिडक्टी भी होगे, तो दोनों के बुक्स में क्या एंट्री होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट है। चलिए अब हम लोग आगे का पड़ाव देखते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो चालान जो बनाया जाता है, आपको पता है वो तो ई पे टैक्स का आज की तारीख में होता है ना, इनकम टैक्स के पोर्टल से ही आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो 4,000 का जो डिडक्शन आपने किया था, अभी आपने पेमेंट का एंट्री लिया, राइट, तो इसका पेमेंट कैसे करोगे, तो चालान नंबर 281 है, याद रखिएगा चालान नंबर 281। जैसे ही आप इसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, राइट है, तो आपको क्या मिलने वाला है, बीएसआर कोड, सेकंड में चालान नंबर और थर्ड में टेंडर डेट, जिसे हम लोग कहते हैं सिन, यानी कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चालान के अगेंस्ट में बीएसआर कोड जो होगा वो आपका 7 डिजिट का होगा, याद रखिएगा। चालान नंबर जो होगा वो ऑलवेज आपका 5 डिजिट का ही होता है। अगर सिर्फ यहाँ पर 4-5 होता तो याद रखिए उसके पहले आपको 3 डिजिट का 0 दिखाना पड़ता, राइट है। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 5 डिजिट को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिटर्न फाइल में एरर आएगा, और ये 7 डिजिट आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट है। बाकी टेंडर डेट, टीडीएस के रिटर्न के लिए हर चालान के अगेंस्ट में इसका डिटेल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है ना भाई, ये तो हर महीने काम हम लोग करते रहेंगे, टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, टीडीएस काटेंगे और डिपॉजिट करेंगे, और ये क्या करेंगे हम अपने एक्सेल या टैली में हम इसका प्रॉपर वे में चालान का रिकॉर्ड रखेंगे, राइट है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है ना भाई, इसका ड्यू डेट होता है, इसका क्या होता है, इसका ड्यू डेट होता है, यानी कि इस महीने का ड्यू अगले महीने के 7 तारीख तक टीडीएस का पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर अगस्त का डिडक्शन है तो सितंबर के 7 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए, राइट है। और अगर आप आफ्टर ड्यू डेट इसका पेमेंट करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगेगा, 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी पर मंथ के हिसाब से। तो किसके ऊपर, टीडीएस अमाउंट के ऊपर। और अभी के एग्जांपल में हमारा टीडीएस का अमाउंट कितना है, 4,000। अगर 4,000 का पेमेंट हम अगर आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो उसका 1.5% निकाल के पर मंथ के हिसाब से हम उसमें जोड़ के उसका पेमेंट करते हैं, राइट है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि जब जब आप टीडीएस का पेमेंट कीजिएगा आपको इसी तरीके से मोटे तौर पे अपने चालान का जो डिटेल्स है वो बना के
रखना है। टीडीएस का रिटर्न जैसे कि मैंने कहा कि क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है, राइट है। और टीडीएस का रिटर्न भी दो तरीके से जाएगा। एक जाएगा फॉर्म नंबर 24Q, वो किसके अगेंस्ट में जाएगा? एम्प्लॉई के अगेंस्ट में, राइट है ना। और फॉर्म नंबर 26Q वो फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए हो गया, राइट है। तो जब भी रिटर्न बनाएंगे आपको ऑनलाइन ये दोनों में से किसी एक फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों साथ नहीं हो सकता, दोनों का रिटर्न अलग अलग जाएगा। और इसके साथ जो एक और फॉर्म अटैच किया जाता है, याद रखिएगा, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म नंबर 27A, ठीक है, फॉर्म नंबर 27A। तो क्वार्टरली वे में जब आपका रिटर्न जब बनाया जाएगा तो इस फॉर्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और ये क्वार्टरली वे में जाता है। अब इसका ड्यू डेट भी है ना भाई। अब देखिए इसका ड्यू डेट क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अप्रैल टू जून पहला क्वार्टर हो गया, एक महीने का टाइम आपको रहता है, ठीक है, यानी 31 जुलाई। इसी तरीके से जुलाई टू सितंबर आपका 31 तारीख, इसी तरीके से अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी। और जो लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न जो जाता है उसमें आपको 2 महीने का टाइम रहता है, यानी कि 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है, राइट है। और अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर देते हो, वेल एंड गुड, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर करते हो तो रिटर्न तो फाइल हो जाएगा, लेकिन पर डे के हिसाब से आपको क्या आने वाला है? लेट फाइन। और इसका जो लेट फाइन होता है वो पर डे 200 रुपया होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर 200 के हिसाब से अगर आप नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करते हो तो हो सकता है कि वो पैसा आपका ज़्यादा चला जाए, बट मैक्सिमम पर रिटर्न का कितना लगेगा? 5000, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया रिटर्न का मामला। तो अभी आपने देखा कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ला करके एंड किया। तो अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। रिटर्न के बाद का जो मामला होता है ना, वो सर्टिफिकेट का मामला होता है। अब आपने जिसका जिसका टीडीएस काटा है उसको कुछ प्रूफ तो दोगे ना भाई। हाँ भाई, प्रूफ तो देना पड़ेगा, भले ही उसके 26AS में रिफ्लेक्ट कर जाए, किसी को दो या ना दो, लेकिन अपने स्टाफ को तो देना पड़ेगा ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस के सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, जब डिडक्शन दो तरीके से है तो ऑफ कोर्स टीडीएस का सर्टिफिकेट भी दो तरीके से आपको देना पड़ेगा, और यह ऑनलाइन बनता है, आपको मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं है, राइट है। देखिए, सबसे पहला क्या है? फॉर्म 16। ये किसके लिए भाई? टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, जिसका कि पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, राइट है। ये अपने एम्प्लॉय को आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या था? फॉर्म 16A। ये किसके लिए है? फॉर नॉन सैलरी, यानी कि नॉन एम्प्लॉय। आपने जिसका जिसका डिडक्शन किया, अब आपको क्या करना है? इसको हर क्वार्टर के रिटर्न के बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप टीडीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं, टीडीएस के फील्ड में हर तरह का काम आप सीखना चाहते हैं, तो आप टीडीएस से संबंधित हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपल वे में जा करके आप हमारी कोर्स को बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टीडीएस का लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।